हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। किसी तत्व के यौगिक में से अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उनसे पृथक कर दिया जाए तो उस परमाणु पर उपस्थित आवेश उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम क्लोराइड में दोनों कैल्शियम परमाणुओं को कैल्शियम क्लोराइड में दोनों जो क्लोरीन परमाणु हैं उनको क्लोराइड के रूप में पृथक करने पर कैल्शियम पर दो धनावेश आ जाते हैं। अतः कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी। यानी किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके यौगिक में ज्ञात करने के लिए उस यौगिक में उस तत्व से जुड़े हुए जो अन्य परमाणु हैं उनको उनके आयनों के रूप में पृथक कर दें तो उसके बाद उस परमाणु पर जो आवेश आ जाता है वो आवेश उस तत्व या परमाणु का ऑक्सीकरण कहलाता है। संक्रमण तत्वों के लिए 4s व 3d कक्षकों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। अतः संयोजकता कोष 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वे भी आयनित होकर शीघ्रता से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। यानी जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए बाह्यतम कोश है 4s कक्षक, जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक या दो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकल जाते हैं और +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4s व 3d कक्षकों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो 4s कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के पश्चात 3d कक्षक से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं। यानी 3d कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी परमाणु त्याग सकता है, जिससे क्या होगा, इन संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगी और ये उनकी परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि कौन सा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस वजह से संक्रमण तत्वों की एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण तत्वों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। संक्रमण तत्वों के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त उनमें विद्यमान अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर +3 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, इनमें जो s कक्षक है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन केवल क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के उपस्थित होते हैं। क्रोमियम और कॉपर अपवाद हैं, जिनके बाह्यतम 4s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्कैंडियम में इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5 और मैंगनीज में 5, आयरन में 4, कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में 0 और जिंक में भी
0 ये होती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और S और D कक्षकों की संख्या के आधार पर स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है और +3 भी। तो इसमें जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है स्कैंडियम की, वो असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि स्कैंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो S कक्षक में है और 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में है। तो स्कैंडियम S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ D कक्षक के इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दे तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह +2 की बजाय +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी और +2 असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसी प्रकार टाइटेनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही D कक्षक में हैं। तो यह +2, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। वेनेडियम के पास S कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन और D कक्षकों में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह भी +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। क्रोमियम की बात करें तो इसके S कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है और D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अर्धपूरित D कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए 4s कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में आ जाते हैं और इसके पास D कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। S कक्षक में भी 4s कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों कक्षकों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये क्रोमियम 4s कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है और D कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्याग के +2, +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, जिसमें से +1 और +4 और +5 इसके लिए असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। अब बात करें मैंगनीज के बारे में, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये S कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के +2 और D कक्षकों से इलेक्ट्रॉन त्याग के +3, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें से +3, +5 और +6 इसके लिए असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s कक्षक में और D कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 के बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आयरन है जो S कक्षक के इलेक्ट्रॉन को त्याग के 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को त्याग के +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है और D कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को त्याग के +3, +4, +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। इसमें से +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसके लिए असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। कोबाल्ट की बात करें तो इसमें 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3D कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यह +2, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें से +4 ऑक्सीकरण अवस्था असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। निकिल की बात करें तो इसके लिए 4s कक्षकों में 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D कक्षकों में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह इनको त्याग के +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था इसके लिए असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। कॉपर की बात करें तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है और आंतरिक जो 3D कक्षक है वो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। और जिंक इसमें 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर का 3D10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये केवल 4s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त ऑक्सीकरण अवस्थाओं से कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है
कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है कि धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अस्तित्व धातु लिगेंड तंत्र की रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए वेनेडियम धातु हैलोजनों के साथ क्रिया करके वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, वेनेडियम टेट्राक्लोराइड और वेनेडियम ब्रोमाइड बनाता है, क्योंकि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम इतना तीव्र ऑक्सीकारक होता है कि इसके संपर्क में ब्रोमाइड व आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक आयनिक अवस्था में रह ही नहीं सकते और तुरंत हैलोजनों के रूप में मुक्त हो जाते हैं और वेनेडियम +3 अवस्था में आ जाता है। फ्लोराइड के छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह अत्यंत कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है। अतः +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड जैसे यौगिक बनाता है। इसके अतिरिक्त संक्रमण धातु तत्व ऑक्सीजन के छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्साइड आयनों के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में वाले यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए वेनेडियम लें तो वेनेडियम का ऑक्सीजन के साथ वेनेडेट आयन, क्रोमियम के साथ क्रोमेट और मैग्नीज के साथ मैग्नेट आयन। तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7 होती है ना। तो क्योंकि संक्रमण धातु तत्व ऑक्सीजन के छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्साइड आयनों के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। तीसरा जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है कि अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। और यही कारण है कि संक्रमण धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसका उदाहरण हल्के हरे रंग का फेरस हाइड्रोक्साइड वायु में अगर खुला छोड़ दें तो यह भूरे रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें फेरस ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और फेरिक हाइड्रोक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो इस प्रकार से इनका +2 से +3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। चौथा निष्कर्ष है कि पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड जिनमें ऐसे लिगेंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम होता है, उदाहरण के लिए कार्बोनिल, NO, N2, PR3 और RNC बाइपिरिडाइल के साथ संक्रमण धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं। ये लिगेंड धातु परमाणुओं के साथ सिग्मा डोनर अर्थात सिग्मा दाता एवं पाई एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार करते हैं, अर्थात लिगेंड पहले धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सिग्मा बंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, जिसका विस्तारीकरण करने के लिए धातु परमाणु अपने डी कक्षक लिगेंड अणु के साथ विपरीत बंधी वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ सहपार्श्विक कोलेटरल ओवरलैपिंग करके अतिव्यापन करके पाई बंध बना लेते हैं। इस प्रकार के बंधन को पश्च बंधन कहते हैं। यानी जो संक्रमण धातु हैं वो ऐसे लिगेंड्स के साथ जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उनके साथ शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित रह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जो लिगेंड है वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन देके बंध बनाता है धातु के साथ, सिग्मा बंध बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि धातु के पास इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसको कम करने के लिए यह धातु परमाणु लिगेंड के विपरीत बंधी
कक्षों के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड पर ट्रांसफ़र हो जाती है और उसमें एक बैक बॉन्डिंग बन जाती है। इस बैक बॉन्डिंग को इस चित्रानुसार भी दर्शा सकते हैं। पांचवा जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि संक्रमण धातु आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में धातु पर धनावेश का घनत्व बढ़ने के कारण उनकी ऋणायन का ध्रुवण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने से इन यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय होते हैं, लेकिन ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी होंगे, जैसे Ti2O3, Vi2O3 और Cr2O3। लेकिन +6 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रोमियम अम्लीय होता है।